नमस्कार दोस्तों, इंडिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और मेरे साथ दो साथी हैं मेरे, अदिति और मुकुंद। तो इंडिया की बात में आज हम 3 मुद्दे खास लेकर आए हैं आपके लिए। पहला मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल संसद में पास, क्या है सरकार की मंशा। मुद्दा नंबर 2, दिल्ली में कानून मंत्री पर कानून का शिकंजा, कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। मुद्दा नंबर 3, ट्रंप का टैरिफ युद्ध, क्या होगा भारत पर असर। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले मुद्दे से, वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा राज्यसभा से यह बिल पास हो गया है। दोनों दिन 2 तारीख और 3 तारीख देर रात, आधी रात तक इस पर बहस चली और वोटिंग हुई। लोकसभा में इसके पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में पड़े 232 वोट, और राज्यसभा में 128 वोट पक्ष में पड़े और 95 वोट विपक्ष में पड़े। विपक्ष ने इस पर कई सवाल उठाए, हालांकि सरकार ने उनके अपने तौर पर जवाब दिए और कहा कि ये मुसलमानों के हित में लाया गया है, लेकिन इस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। एक उम्मीद टीडीपी और नीतीश कुमार जेडीयू से थी, लेकिन अंत समय में वो भी सरकार के पक्ष में चले गए। चिराग पासवान भी सरकार के पक्ष में चले गए और इस तरह ये बिल बिना किसी बाधा के एक तरह से पास हो गया। लेकिन इसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बहुत गर्मा गर्म बहस हुई। मुद्दा उठा कि क्या यह बिल मुसलमानों के हित में है या मुसलमानों के अधिकार छीनने का एक और कदम है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने का एक और कदम है। जिस तरह से हर मामले में मुसलमानों की दखल दी जा रही है सरकार की तरफ से, ये एक चिंता और बढ़ जाती है। तो इस पर क्या है पंच, हम जानेंगे। सबसे पहले बताएंगी अदिति कि ये सरकार जो है वो मुसलमानों की दान की हुई ज़मीन को हड़पने की पूरी कोशिश कर रही है और शायद अपने कॉर्पोरेट मित्रों को बेचने की कोशिश कर रही है। दूसरा, ध्यान बटाने का एक था, क्योंकि यूएस टैरिफ आने वाले हुए थे। तो ये जो है पूरा जो पैंतरा है, ये असल में अपने वोटों को समेटना और ध्यान बटाना और ज़मीन पे कब्जा करना। मुकुंद, क्या है इस पर आपका पंच? मेरा मानना है जो ये कोई सुधार के कोई कानून से ज़्यादा और जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर कब्जे की या उस पर जायदाद पर इनकी नज़र है, जो लंबे समय से राइट विंग का प्रोपेगेंडा रहा है। हालांकि जब दुनिया देश में देखते हैं तो उससे बड़ी बड़ी संपत्ति कई सारे धार्मिक संस्थानों के पास है, लेकिन एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया था। उसी का नतीजा ये जो कल कानून राज्यसभा से पास हुआ उसमें दिख रहा है। मुकुल जी, क्या है इसमें आपका पंच? मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को 2M दर्जे का नागरिक बनाने की एक और कोशिश, एक और साजिश है। हिंदू राष्ट्र की तरफ एक और कदम है। इसके जरिए बताया जा रहा है कि मुसलमान इस देश के मुख्य धारा के नागरिक नहीं हैं, सेकंड सिटीजन हैं। इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। अदिति, आपसे मैं शुरू करूं तो लगातार सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमानों के हित में इसे लाया गया है। वक्त पर इतनी प्रॉपर्टी है, उसका कोई मुसलमानों के हित में प्रयोग नहीं होता। इसमें हमने सारे समुदाय को, जो मुस्लिम समुदाय हैं, उन्हें इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन जिस तरह का जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड की जो काउंसिल है, उसको लेकर जो विवाद है, जिसमें गैर मुस्लिम भी अब सदस्य और अधिकारी होंगे, इस सब को आप किस तरह देख रही हैं कि असली मंशा सरकार की क्या है? मुकुल जी, अगर हम पिछले कुछ दिनों में जो भी हमारे देश में हो रहा है उसे देखें तो असली मंशा सरकार की उसी से समझ में आ जाती है। गरीब मुसलमानों पे क्या हो रहा है? बुलडोज़र चल रहे हैं, उनके ऊपर केस धड़ाधड़ डाले जा रहे हैं उनके। और ये जो कानून ये जो लाए हैं, जैसा कि मैं कल बहस सुन रही थी, ये वो पार्टी है जिसमें एक भी एमपी जो है वो मुसलमान का नहीं है। महिलाओं, गरीब महिलाओं की बात करते हैं, एक भी। अच्छा, सिर्फ संसद की बात नहीं है, किसी भी जहाँ जहाँ इनकी राज्य सरकारें चल रही हैं वहाँ भी कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब ये दिखा रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब जो है बिल्कुल ही जिसे कहते हैं भ्रम फैलाने वाली बात है इसमें। और मुसलमान और बाकी सेकुलर लोग भी ये जान गए हैं। मुकुंद, आप इसे किस तरह देख रहे हैं कि ये इस तरह से इसमें गैर मुस्लिम जो एंट्री दी जा रही है, उनका यही सबसे बड़ा ऐतराज़ है कि आप इसमें, जब आप हिंदू मंदिरों और हिंदू ट्रस्ट की मैनेजमेंट में गैर हिंदू नहीं बर्दाश्त करते, उनके लिए कोई वो नहीं है, फिर मुसलमानों के लिए अलग से नियम क्यों बनाया जा रहा है? वक्फ भी प्रॉपर्टी उसमें भी बताया जा रहा है, जैसे कि
5 साल अगर आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं तभी आप कोई दान दे सकते हैं। दान देने के लिए मुसलमान होना अनिवार्य है, लेकिन उसके प्रबंधन और उस पर अधिकार के लिए मुसलमान होना अनिवार्य नहीं है। ये सब किस तरह की आप नीति देख रहे हैं? मुझे लगता है सिर्फ भ्रमजाल बना रहे हैं कोशिश। ये कह रहे हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों को हम देंगे, और गरीबों का भला नहीं हो पा रहा। जो अब वक्फ बोर्ड अभी चला रहे हैं वो लोग सिर्फ अमीर और अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। सीधा सवाल है, हिंदू मंदिरों का बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे बोर्ड्स बने हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग बाबाओं की अपनी अपनी संस्था है। तो क्यों हिंदू जो गरीब हैं, दलित हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोच रहे? अब बोलो उनमें जो उनको भी दिया जाएगा, तो आप वहाँ तो बात नहीं करते, क्योंकि आप मानना है जो धर्म जो है वो अलग चीज़ है, उसका मैनेजमेंट धार्मिक लोग कर रहे हैं। जब वो धार्मिक संपत्ति है, वक्फ बोर्ड है, वो एक रिलीजन से जुड़ा हुआ सवाल है, तो सरकार को उसमें दखल देना ही मुझे इस तरह से गलत लगता है। दूसरी बात की जहाँ तक कई सारे वक्फ बोर्ड की जहाँ ज़मीन की बात है, दिल्ली एनसीआर के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बहुत सारे गरीब मुस्लिम बसे हुए थे। उत्तर प्रदेश में कई जगह उनकी ज़मीनों पर बुलडोजर चलाया गया है। तो वो तो जो जिसको सरकार ने हटाया, वक्फ में तो गरीबों को जगह दी थी रहने के लिए, उसको बुलडोजर लगा हटाया किसने? सरकार ने। यही सरकार अब संसद के अंदर खड़ी होकर बोल रही है जो हम गरीबों को बसाने के लिए, महिलाओं को न्याय देने के लिए, रेडी पटरी से उजाड़ के किसने उजाड़ा था? ये तो यही सरकार थी। तो ये सारा एक दिखाने का है, और ये संसद में जो बोल रहे थे। हालांकि मेरा मानना है इस बिल के अंदर दो सदनों के अंदर, दोनों सदन में पक्ष विपक्ष ने बहुत अच्छी बहस हुई, और विपक्ष ने भी अच्छे से इनके सारे जो कारनामे थे उनको बताने का कोशिश किया और अच्छे से बता भी पाई। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि नंबर गेम जानते हैं, उसमें पास करा ले गए। लेकिन उसमें साफ का जो इमरान मसूद जो ये सांसद हैं, वेस्ट यूपी से आते हैं कांग्रेस के, इमरान प्रताप नहीं मसूद, इमरान मसूद जो लोकसभा से मुरादाबाद सांसद आते हैं, उन्होंने बताया किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर जो है उसके ट्रस्ट का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो डीएम होता है, जिला अधिकारी होता है। लेकिन अगर गलती से कोई जिला अधिकारी वहाँ का मुस्लिम हो गया तो उसका ऊपर का अधिकारी या नीचे का अधिकारी होगा। तो आपको एक छोटे मंदिर के ट्रस्ट में भी एक गैर धर्म का आदमी नहीं चाहिए। यहाँ पूरा बोर्ड का बदलाव कर रहे हैं। अब मैसेज देने की बात है जो हम इनके खिलाफ कुछ भी करेंगे और कर रहे हैं। तो मुकुंद अतिथि, मैंने अभी लिखा भी एक व्यंग, उसमें व्यंग की तरह से कि 11 साल, अब इस तीसरा टर्म है मोदी जी का, 11 साल से यही राग है कि हम मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं। 370 लाए, कहा मुसलमानों का बहुत भला होगा, जम्मू कश्मीर का बहुत भला होगा। सीए एनआरसी की बात हुई कि मुसलमानों का बहुत भला होगा। अब ये वक्फ बिल लेकर आए हैं। 3 तलाक वाला लाए कि मुसलमान महिलाओं का बड़ा भला होगा, जिसमें एक सिविल मामले को उन्होंने क्रिमिनल बना दिया। तो मैंने ये व्यंग में कहा कि आप तो हिंदू पार्टी कही जाती है, हिंदूवादी और हिंदू राष्ट्र की आप वकालत करते हैं, लेकिन 11 साल से आपका राग यही है कि हम मुस्लिमों के हित में योजना ला रहे हैं। ऐसी कोई योजना हिंदुओं के हित में नहीं दिखाई दी। तो वही आप जो हैं सब मुसलमानों के हित में ही काम कर रहे हैं। तो ये तो हुआ व्यंग। लेकिन जैसे मुकुंद ने बताया एक मंदिर की बात, लेकिन मैं बताऊं जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, उसमें उपराज्यपाल जो एलजी होता है जम्मू कश्मीर का, वो पदेन अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर उपराज्यपाल गलती से मुसलमान हो तो फिर वो नॉमिनेट करेगा एक हिंदू को। ये आप देखिए, जो टीटीडी वाला जो वहाँ का तिरुपति का जो चला था, वहाँ तो गैर हिंदू कर्मचारी भी अलाउ नहीं हैं अब। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और आप एक तरफ ये देख रहे हैं। तो इसकी टेक्निकलिटी अपनी तरफ है। भ्रष्टाचार का जहाँ तक मामला है तो भारत जैसे या किसी दुनिया के किसी भी संस्थान में कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अगर यही मुद्दा, प्रावधानों कमजोर किया है नए कानून के अंदर। पहले में गैर जमानती जेल होती थी, इसमें प्रावधान कम उसको सजा कम किया है इन्होंने। तो वो यही है कि जैसे मुकुंद ने भी कहा कि जायदाद पर एक तरह से नजर है, और जायदाद से भी ज्यादा एक मैसेजिंग, एक भ्रमजाल बनाकर ये बताना कि मुसलमानों के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं और मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रह सके तो रहे। अदिति, विपक्ष ने जिस तरह से, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में, जिस मजबूती से अपना पक्ष रखा, उससे बहुत सारी चीज़ें साफ हुई। और सरकार का जो जिस तरह से बार बार वो कह रही थी कि पहले एंट्री नहीं थी, पहले कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी वक्फ काउंसिल के फैसले को, हालांकि वो भी सिविल कोर्ट की एक, जबकि जो विपक्ष है उसने बताया कि पहले भी ये व्यवस्था थी। तो ये भ्रमजाल, या इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब लगभग वही, चाहे वो 1995 में आया इसका बिल, चाहे वो 2013 में संशोधन हुआ। तो अब एक तरह से ये नए सिरे से ये सब चीज़ें जो ला रहे हैं और इस तरह की जो बातें बता रहे हैं, उस सब को लेकर क्या आपको लगता है कि अब इसको लेकर मुसलमानों में असंतोष बढ़ेगा? क्या फिर एक टसल बढ़ेगी? क्या वो सड़क पर आएंगे? और क्या भाजपा की मंशा यही है कि आपस में टकराव बढ़े?
देखिए, ध्रुवीकरण करने की मंशा तो पूरी है, और जैसे कि आपने बोला कि हिंदुत्व का जो इनका एजेंडा है कि द्वयम दर्जे का सिटीजन वो है, लेकिन सबसे एक दुख की बात ये है कि विपक्ष में ये मतलब उनको जिन बैसाखियों की ज़रूरत पड़ी, सोचा था कि चंद्रबाबू नायडू जिन्हें बहुत मुसलमानों का वोट मिलता है, या नीतीश बाबू, उनके दो मेरे ख्याल नेता कल रिजाइन कर गए हैं इसी पर। जी, मुस्लिम नेता हाँ, जो हाँ, हैं, हाँ। जो मुस्लिम नेता है जयंत चौधरी, देखिए वो ट्वीट में इसका अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन वहां जाके वोट कर रहे हैं, और चिराग पासवान, ये चारों जो हैं, जो इन लोगों ने जो समर्थन किया है, ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही मतलब दुख वाली बात है कि क्योंकि ये चाहे भाजपा के साथ हैं, लेकिन कहीं अभी भी इनमें एक धारा ये है कि ये थोड़े सेक्युलर सोच के थे, तो ये लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि विपक्ष जस का तस बना रहा और अपनी बात पूरी तरह से। तो मुकुंद, जैसे अदिति ने बात की जेडीयू और टीडीपी की, मैं जेडीयू पर पूछूंगा क्योंकि बिहार में चुनाव हैं इस साल के अंत में। नीतीश कुमार जी की क्या मजबूरी है, या अब वही सोच जिस तरह ललन सिंह ने जिस तेवर से बात की उसमें, तो वो तो उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर उसके पक्ष में बैटिंग कर रहे थे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि बिहार में अब किस तरह का ध्रुवीकरण या किस तरह की एक समीकरण बनने जा रहा है? देखो, जेडीयू का खास तौर पर जहाँ तक सवाल है ना, बिहार में उसको भी लग रहा है जो उसकी जमीन अपनी कमजोर हो गई है, और उसको बीजेपी के ग्राउंड पे खेलना पड़ेगा, बीजेपी जैसा चाहती है उसके साथ ही जाना पड़ेगा। और जो अभी का जो चाहे उनका अध्यक्ष हो संजय झा, चाहे ये ललन सिंह मंत्री जो हैं, इनकी वैचारिक समझदारी जो है बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है, और नीतीश कुमार की छाप अब जेडीयू में आपको कम दिख रही है। तो एक तो ये बिहार में साफ, और ये पहले से तय था, ये सारी पार्टियां सदन के अंदर में बीजेपी के इस बिल का समर्थन करेंगी, क्योंकि सरकार का हिस्सा विरोध उन्होंने उस तरह से कभी खुल के किया भी, जेपीसी में समर्थन किया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो थी, इन दलों के अलावा जो आप सोचो जेपीसी के अंदर सुझाव दिए गए, सदनों में बहस के दौरान विपक्ष ने इतने सुझाव दिए, सरकार को कोई एक सुझाव ऐसा नहीं लगा जिसको वो अपने बिल के अंदर शामिल कर सके। और सबसे बड़ी कमजोरी दिखी जो अमित शाह को खुद मोर्चा संभालना पड़ा, हर छोटे छोटे वक्ताओं के बीच में खड़े होकर टीका टिप्पणी कर रहे थे, चाहे वो कोर्ट का सवाल हो, जब वो विपक्ष ने उठाया जो कोर्ट पहले कह रहे हैं कोर्ट का सवाल नहीं, सिविल सूट नहीं होता था, सिविल सूट कराएंगे, तो सिविल सूट के तो मामले जान रहे कितने सारे कोर्ट में है, कितने पेंडिंग है, तो कोर्ट पे जाने का प्रावधान था, ये क्लियर हो गया इस बहस के दौरान। इसके अलावा सरकारों ने जो विपक्ष ने जिस तरह से, इसी बीजेपी ने इस बहस के दौरान ही विपक्ष ने सामने रखा किस तरह 2013 में जब बिल आया तो पूर्ण सबने समर्थन किया, चाहे वो आडवाणी थे, चाहे वो हिंदू चेहरा आडवाणी थे, उन्होंने खुल के समर्थन किया था, या उससे पहले 95 में जब बिल आया तो उस समय भी समर्थन किया था। तो ये तो दिखा रहा है जो आज की बीजेपी जो कर रही है वो अपने पुराने नेताओं का ही खिलाफत कर रही है, और ये किसी में सुधार की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने की बात है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होगा तो अपने वोट कंसोलिडेट किस तरह से किए जाएंगे, सिर्फ उसी पे इनका पूरी तरीके से ध्यान है। तो सबसे बड़ी बात जो हमने कही थी कि मंशा का सवाल है, नियत का सवाल है। दरअसल संशोधन पहले भी आते रहे, लेकिन जिस नियत से, चाहे वो सीए लाया गया, कहा गया कि मुसलमानों को इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो लोगों के आने का, नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं है, लेकिन पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कानून बनाया गया। पार्लियामेंट में बहस में निकली जो सीए का लाया तो हम हिंदुओं को लेके आएंगे, मात्र 2000 लोग आए हैं, जी। और लाखों की संख्या में हिंदुस्तानी लोगों ने नागरिकता छोड़ी है अभी। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में नागरिकता छोड़ी है, विदेश जा रहे हैं लोग, और वो भी बड़े बड़े धन्ना सेठ वो। तो ये कहना, और जैसे एक बीजेडी का भी एक मुझे लगता है रुख स्पष्ट करना चाहिए। बीजेडी जो हाँ नवीन पटनायक जी हैं, वो हमेशा पहले मतलब एनडीए के साथ ही चलते रहे, वो मोदी सरकार के पक्ष में ही चुप उन्होंने, इस बार भी उन्होंने अंतरात्मा के उस पर वोट करने का कोई विहिप जारी नहीं किया उन्होंने उस तरह। लेकिन ये दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात हुई कि इस बार विपक्ष ने बाइकआउट नहीं किया, शोर शराबा करके सदन के बाहर नहीं गया, और इस बहस में पूरा हिस्सा लिया। लोकसभा में आधी रात तक बहस चली, राज्यसभा में आधी रात तक बहस चली, वोटिंग हुई, डिवीजन हुआ, और हर नेता ने अपनी बात रखी। कांग्रेस की तरफ से बहुत मजबूत बात रखी गई, चाहे वो ओवैसी हैं, उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी, इमरान, प्रतापगढ़ी हुए, मसूद हुए, सभी ने जो बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। इकरा हसन जो एक महिला सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, उन्होंने बहुत अच्छे से बात रखी कि ये जो महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, जो टोकनिज्म, ये इस तरह से कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में एक भी महिला मतलब मुसलमान सांसद नहीं है, वहाँ मुसलमान ही सांसद नहीं है,
लोकसभा में, पूरा राज्यसभा में है। बिल में जो राज्यसभा में जिसे था कहते हैं ना, कानूनी तौर पे भी पूरा भ्रम उनका विपक्ष ने अच्छे से और इस पर तार-तार कर सतीश दिया। आचार्य का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सतीश आचार्य ने इस पर बहुत अच्छा एक कार्टून बनाया है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति है और उसकी एक तरफ बाहां पकड़े हुए है जेडीयू नीतीश कुमार और एक तरफ टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, और वो कह रहे हैं कि ये आपके हित में आया है, आपके भले के लिए आया है। वही है कि मेरा ही कत्ल और कातिल को देखो, मेरे हक में बताया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। दूसरा मुद्दा है हमारा कि दिल्ली के कानून मंत्री पर कानून का शिकंजा हुआ है। कपिल मिश्रा, जो दिल्ली दंगों में उन पर बहुत आरोप लगाए उठे 2020 में जो दिल्ली जलाने की साजिश हुई थी, उसमें अब जाकर 5 साल बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद। मुकुल जी, इसमें साफ है, एक तो बहुत देर हो गई है, दूसरा कानून के रखवालों पर ही जज ने टिप्पणी करी है और कानून के रखवालों पर ही कानून का डंडा चलाने की बात की जा रही है, क्योंकि सिर्फ कपिल मिश्रा का सवाल नहीं है, उस समय की डीसीपी से भी पूछताछ करने के आदेश दिए हैं। मुकुल जी, क्या है आपका पंच इस पर? मेरा साफ मानना है कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी। 5 साल से इसी दंगे के आरोप में लोग जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली है, केस शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुनाव जीतकर मंत्री भी बन जाता है, कानून मंत्री बन जाता है दिल्ली का, और अब जाकर उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और वो भी अभी दर्ज नहीं हुई है। अदिति, क्या है इस पर आपका पंच? मुकुल जी, मेरा भी यही मानना है कि ये बहुत दुख की बात है। हमारे न्याय प्रणाली के ऊपर एक बहुत ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया। इतने रिपोर्ट्स, इतने वीडियोस, इतनी कंप्लेंट्स गई, एक लोअर कोर्ट को 5 साल बाद दिल्ली पुलिस की क्लास लगानी पड़ी और उनसे बोलना पड़ा कि एफआईआर दर्ज कीजिए। मुकुंद, क्योंकि आपने दिल्ली दंगों को कवर भी किया है, उस समय दिल्ली दंगे कहें या इसे हमला कहें, जलाने की साजिश, सही शब्द तो जलाने की साजिश, एक तरफा जिस तरह से हमले हुए हैं और चीज़ें आई हैं सामने तमाम उस तरह से, तो अब जाकर कपिल मिश्रा पर ये कानून का शिकंजा हुआ है, वो भी लोअर कोर्ट ने उस पर किया है। तो आप अब इस पर किस तरह देख रहे हैं कि कपिल मिश्रा की तरफ किस तरह शिकंजा कसेगा, दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जब अपोजिशन ने इसको उठाया तो स्पीकर ने उठा के इसको बाहर कर दिया और वो खबर भी पूरी तरीके से मीडिया में उस तरह से गायब कर दी जा रही है। कपिल मिश्रा, चूंकि ये सब जान रहे हैं, सबके सामने था, वो खुली किताब को मीडिया चैनलों पे चला। जब वो दंगे शुरुआत उनके पहुंचने के बाद ही दंगे शुरू हुए वहाँ पर, और वो पहुंचते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, और उस समय के तत्कालीन डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या वहाँ उनके बगल में खड़े होकर वीडियो सबके सामने थे। तो ये तो पुलिस की प्राथमिक थी, जो वहाँ पे नेता मौजूद है उस पर जांच करते, बुलाते, उससे पूछताछ करते। पूछताछ तक नहीं गई, लोग कोर्ट गए, कोर्ट में कई लेयर पे सुनवाई हुई, अलग अलग जगह, लोगों ने नहीं माना। और एक इलियास करके एक सज्जन है, उत्तर पूर्वी दिल्ली जमुना विहार में रहते हैं, वो कोर्ट गए थे, उनके पिटीशन पे सुनवाई करते हुए जज ने, सेशन जज ने, मेरे ख्याल से राउज एवेन्यू कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा जो आप सबसे पहले कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर करिए और उनसे पूछताछ करिए, और सिर्फ उनसे पूछताछ मत करिए, उस समय जो डीसीपी वहां पर मौजूद थे, उनके साथ वीडियो में दिख रहे हैं, उनसे ही पूछताछ करिए, क्योंकि सबसे जो मेन व्यक्ति है जो बता सकते हैं वो डीसीपी है। उनकी और कपिल मिश्रा के बीच में क्या बात हुई, क्योंकि पिटिशनर ने जो वहां पर जो अपने बयान बताए हैं कोर्ट के अंदर, जो जाके बोला है पिटिशनर ने बोला है, जो हमें वहां बोला गया जब कपिल मिश्रा पहुंचने के बाद, आप लोग यहाँ पे चले जाओ, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा और हमले होंगे, आप लोग जगह खाली कर दो। तो ये बयान बड़ा खतरनाक है, यानी कि पुलिस को पता था कपिल मिश्रा आए हैं और आंदोलन अगर खत्म नहीं हुआ तो इसके बाद हिंसा होगी। इसीलिए जज ने इस बात को गंभीर मानते हुए इनको बुलाया है। अब 16 तारीख की डेट है, 16 अप्रैल से पहले इनको कोर्ट के अंदर दाखिल करना है, जो आपने इस पर क्या कार्रवाई करी। अब देखना है दिल्ली पुलिस अब भी एफआईआर करती है या नहीं करती है, कोई बहाना लेके जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल। तो अदिति, जैसे आपने कहा अपने पंच में भी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संज्ञान नहीं लिया और अब जाकर एक लोअर कोर्ट को ये वो देना पड़ा, तो इसे किस तरह देख रहे हैं? क्या बहुत दबाव की राजनीति चल रही है, किस तरह से चीजें हैं? दबाव की राजनीति नहीं चल रही है, मुझे ये लग रहा है कि एक तो हो सकता है इसमें ये इस्तेमाल किया जाए भाजपा के अपने अंदर की जो उनकी अपनी डिफरेंसेस हैं, राजनीति है, उनको कपिल मिश्रा को जस्ट वो करने के लिए कि भैया सचेत रहो जब चाहे, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के अंडर है ना,
तो अब जब चाहे तब चाबी कस देंगे या कुछ उस तरह का होगा, मुझे लग रहा है एक एंगल वो भी है। और जहाँ तक सवाल कपिल मिश्रा का है, आई मीन उस टाइम पे ट्रंप की विजिट कितनी साफ, उनके पूरे वीडियोस हैं। और दिल्ली पुलिस को इस बीच कोर्ट ने कितना लताड़ा है, कितने केसों को फर्जी कह के, कितने मुसलमानों को जिनको गलत फर्जी केसों में भी करा था और बाकी लोगों को भी उनको रिहा करना पड़ा है। तो दिल्ली पुलिस के एक पूरे रोल के ऊपर पूरा एक सवालिया निशान पर जैसे मुकुंद अदिति भी कह रहे हैं, भाई दिल्ली पुलिस अपने में अब पुलिस को लेकर कोई ऐसा भ्रम नहीं कि वो कोई अपनी तरफ से काम करती ऐसे मसलों में। जब दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है तो दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। और देखिए जो कपिल मिश्रा आपसी टसल की बात बताई जा रही है, लेकिन उन्हें कानून मंत्री बनाया गया और दो तीन और मंत्रालय भी उन्हें दिए गए साथ साथ में। कानून मंत्री जैसा दिल्ली का बनाना, जिस पर कानून का ही एक तरह से शिकंजा है या एक तरह से उन पर सवालिया निशान थे। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ सर इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई, और जिस तरह से वो एक जेस्चर लेते हैं, एक नैतिकता का मापदंड बनाते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और तमाम उनके लिए कि एफआईआर हुई तो इस्तीफे दो, कुछ इस तरह की दिल्ली की उसमें बातचीत चली है राजनीति में। देखिए आप जो कह रहे हैं ना इस्तीफा क्यों दे, क्योंकि कपिल मिश्रा का तो मंत्री बनने का पैमाना ही वही है। जी बेशक। उसके अलावा कपिल मिश्रा के पास था क्या, है ना? तो कपिल मिश्रा मंत्री इसीलिए बनाया क्योंकि वो देश भर में इस तरह की बातें करते घूम रहे हैं। तो इस्तीफा के बाद तो मुझे लगता है जिस पर कुछ होने वाला है, एफआईआर तक जहाँ सवाल है, कोर्ट का दबाव हो सकता है एफआईआर हो सकता है वो भी ना हो, दिल्ली पुलिस को भी चैलेंज करे। क्योंकि रेखा गुप्ता का कोई बयान, रेखा गुप्ता को उस तरह से कोई बयान इस पर आया कोई नहीं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य पर एफआईआर की बात आई ना, उनका आया ना एलजी का आया, किसी का बयान। एलजी जो हर मामले पे छोटी छोटी बातों बोलते रहते थे, अब देखो अब तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। और ये इस मामले में सबसे जरूरी चीज जो है ना, अब एक मामला पीछे सुनवाई और करगरडुमा कोर्ट में एडिशनल जज विनोद यादव ने जो एक बात कही थी वो बहुत जरूरी बात है। उन्होंने कहा था जो सबसे बड़ा सवालिया निशान जांच जो कर रही है, जो जांच में लगे हुए अधिकारी हैं उन पर है, यानी कि सीधे पुलिस पर है। ये जब भी इतिहास में देखा जाएगा तो सबसे अवैज्ञानिक तरीके से जांच की गई जांचों घटनाओं में से पाया जाएगा। मुकुल जी, जैसा कि अब पिछले समय जब जांच सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, अलग अलग कोर्टों में चल रही है, करकरडुमा कोर्ट में एडिशनल जज हैं विनोद यादव, उन्होंने बहुत गंभीर बात कही थी। जो ये जो दिल्ली दंगों की जांच चल रही है, जांचिया एजेंसी जो है उस पर गंभीर सवाल है, क्योंकि इन्होंने ना आधुनिक टूल का इस्तेमाल किया, ना वैज्ञानिक तरीके से जांच करी, और ये एक लोकतंत्र के पहरेदारों को चिंता करनी चाहिए, उन पे सवाल निशान, यानी कि सीधे सीधे उन्होंने सरकार और नेताओं पर जो बचाव करते उस पर भी सवाल उठाया था। ये बड़ी गंभीर बात है। इससे पहले भी जो तमाम स्वतंत्र जांच रिपोर्ट हुई जिसमें पूर्व जज शामिल हुए, इंटेलेक्चुअल शामिल हुए, उन्होंने भी कपिल मिश्रा पर तमाम सवाल उठाए, लेकिन 5 साल तक उन पर बाल बांका नहीं हुआ। और मैं यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बार बार कह रहा हूँ कि ये 5 साल में उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, केस शुरू नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं हो रही है, तमाम चाहे गुलफिशा हैं, शर्जील इमाम है, ये सब दिल्ली दंगों के आरोप में जेलों में बंद हैं। और 5 साल से एक व्यक्ति खुला घूमता रहा, चुनाव लड़ा, मंत्री बन गया। जैसे मुकुंद ने कहा उनकी यूएसपी ही ये है कि उनका नाम दिल्ली दंगों में आया था, इसी वजह से उन्हें मंत्री बनाया गया। इसलिए अब कोई नैतिकता का सवाल नहीं, कोई इस्तीफे का सवाल नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि 16 अप्रैल जैसे को कोर्ट को जवाब देना है कि एफआईआर हो रही है, नहीं हो रही है, क्या वजह है, क्या नहीं है, ये आगे देखने वाली बात होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे की तरफ। ऐसा मुद्दा जिसने पूरे विश्व को उथल पुथल, उसके बाजारों में, उसके व्यापार में तमाम उथल पुथल मचा दिया है, वो है ट्रंप का टैरिफ वॉर, टैरिफ युद्ध या ट्रेड वॉर। ट्रंप ने 2 अप्रैल को ही, जब हमारे यहाँ वक्फ बिल का शोर था, उसी समय उनका भी ये टैरिफ वाला पूरा बवाल शुरू हुआ है। उन्होंने तमाम देशों पर अलग अलग टैरिफ, जिसे कहा है उन्होंने जैसे कि तैसा, वो टैरिफ लगाने का यानी ड्यूटी यानी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। भारत पर भी पहले बात आई कि 26% टैक्स है कई चीज़ों पर, कई चीज़ों में छूट है, लेकिन फिर आधिकारिक आदेश में 27% तक टैक्स बताया जा रहा है। तो ये टैरिफ युद्ध क्या है, इसका भारत पर क्या असर होगा, इस पर क्या है अदिति आपका पंच? मुकुल जी, मेरा पंच ये है कि भारत पे क्या असर होगा, इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि अभी बहुत जल्दी है कहना, लेकिन इतनी बात साफ है कि मेहनतकश आवाम जो है सारी दुनिया में, जिन देशों में लगा हुआ है इंक्लूडिंग अमेरिका में, उनके ऊपर तो असर पड़ेगा ही। और विश्व का जो व्यापार की दुनिया है उसमें एक भारी उलटफेर होगा। मुकुंद, क्या है इस पर आपका पंच? मेरा मानना है मुकुल जी, हिंदुस्तान में खास तौर पर जो छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी हैं, उनके पर और ख़ास तौर पर किसानों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लोग व्यापार की बात कर रहे हैं,
लेकिन किसान जो जो निर्यात करता है हिंदुस्तान से, बड़े तत्वों में चावल हो गया या बहुत सारे मसाले हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुकुल जी, क्या है इस पर आपका पंच? मेरा मानना है कि अंततः इसकी कीमत जनता को चुकानी होगी, ना ट्रंप को चुकानी होगी, ना मोदी जी को, ना किसी और देश के किसी और राष्ट्राध्यक्ष को। इसकी कीमत जो है वो जनता को चुकानी होगी, चाहे वो अमेरिका के भीतर हो, चाहे वो भारत के भीतर। अब देखना है कि इसका किस तरह से असर आगे होता है। तो इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो हमने बात की ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर, तमाम इस तरह का जिस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें, तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत आसान नहीं है और भारत के लिए भी और तमाम देशों के लिए भी। पर इस सब का जो अभी तो ये जल्दबाजी है कि बाज़ारों में क्या असर होगा, उत्पादन पर क्या असर होगा, चीज़ों पर किस तरह से असर होगा, कैसे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन फ़िलहाल आप किस तरह की संकेत देख रही हैं कि किस तरफ ये बढ़ेगा? मुकुल जी, पहले तो मैं कल विशेषज्ञ हैं विश्वजीत धर, उनको सुन रही थी। जैसे आपने बोला 27%, उनका ये कहना है कि 27 नहीं है, भारत पे 37% है। 10% जो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल से होगा बेसिक है, और 27 उसके बाद जो 9 अप्रैल से लगेगा, तो टोटल 37% है भारत के ऊपर। जहाँ तक असर का सवाल है, मुझे लगता है कि जितना मतलब मैं जितना समझ पाई हूँ विशेषज्ञों को सुनकर, जो लघु और सूक्ष्म इंडस्ट्री है, जैसे आपने बोला कि जनता को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये उद्योग हमारे देश में पहले ही नोटबंदी की मार खा चुके हैं, जीएसटी से वो अभी भी जूझ रहे हैं। उनके ऊपर एक बहुत ही इसका असर होने वाला है, क्योंकि अगर चीज़ें महंगी होती हैं, उनकी जो लागत की चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं, तो वो ऑलरेडी बेचारे वो कर रहे हैं। जनता तो खैर खरीदेगी, या खरीदने की अगर उनके पास होगी, जब तक तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी तब तक माल बनेगा भी, तो खरीदेगा कौन? तो मुकुंद, जैसे ट्रंप ने टैरिफ लागू करते हुए भी कहा कि मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो मेरे साथ सही नहीं कर रहे। तो ये जो ट्रंप के दोस्ताना है और मोदी जी कुछ अभी तो समझौता वार्ता में ही हैं, उस तरह से उनका जैसे और कई देशों ने कड़ा जवाब भी दिया है, पलटवार भी करने की बात हुई है। तो इसे आप किस तरह से राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर देख रहे हैं? राजनीतिक तौर पर तो ये है, जो बीजेपी एक तरीके से बिल्कुल ही चुप रहती है ऐसे मामलों पे, बोलती नहीं है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया, किसी ने भी उस तक जवाब नहीं दिया, और उन्होंने बताया किस तरीके से अभी की जो सरकार है वो बाव यानी झुकी हुई है, झुक के प्रणाम करने की स्थिति में खड़ी है। तो एक तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए, और वो अमेरिका के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, और एक तरीका दिखा रहा, भले कितना भी कह लें हम बहुत बड़े विश्व गुरु और ताकतवर है, मुझे लगता है इस समय अमेरिका के हमसे सब कमजोर देश के तौर पर हमारी इमेज बनती जा रही है, चाहे वो जब हमारे नागरिक भेजे गए थे और जब अभी की स्थिति हो। दूसरा, इसमें देखिए गुजरात जो आगे होगा वो तो ठीक है, अभी व्यापारी परेशान है जिनके सामान कंटेनर में गए हैं, पुराने रेट पर निकल चुके हैं, उस पर नहीं असर पड़ेगा कह रहे हैं। वो अभी मैं देख रहा था, वो व्यापारी उससे चिंतित हैं, अगर बता रहे उस पर नहीं पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे व्यापारी ना एडवांस ले लेते हैं, जो पिछले रेट पर पुराने रेट पर एडवांस ले लिया है मैन्युफैक्चरिंग का, अब उस पर अगर 37% टैक्स जाएगा तो वो उनको अपने जेब से भरना होगा। वो कैसे होगा इसको देख रहे हैं। और गुजरात के ही जो व्यापारी है उन्होंने कहा है अगर इस पे समझौता नहीं होता है तो हम देश भर में अभियान चलाएंगे जो अमेरिकी सामान का बहिष्कार करो। तो अब वो नरेंद्र मोदी जो ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं और गुजरात में ले जाकर उनको घुमाते हैं, और वहीं से पहला विरोध होने की शुरुआत हो रही है। दूसरा, इसमें एक अर्थशास्त्री का लेख पढ़ रहा था मैं, उन्होंने साफ कहा हिंदुस्तान को आगे बढ़ना होगा। हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ना होगा? हिंदुस्तान को अपना सुधार करना होगा। सुधार के नाम पर क्या है? सबसे पहले श्रम कानूनों को और कमजोर करिए जिससे उत्पादन कॉस्ट कम हो। टैरिफ तो आप कम नहीं कर पाएंगे। उत्पादन कॉस्ट करने के लिए आपको वर्करों के साथ उनके काम के घंटे बढ़ाएं, उनके वेजेस कम करें, इनसिक्योरिटीज बढ़ाएं। एक तरफ तो ये होगा, और किसानों से उत्पादन और कम दामों पर लिया जाएगा और उनका मुनाफा जो पहले से घाटे में हमारे देसी किसान है उस पर। तो ये आर्थिक रूप से हमारे गरीब मजदूरों को और किसानों पर बहुत बड़ा असर होगा, जिसको हमें देखने की जरूरत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हालांकि लेबर कोड तो पास ही कर चुके हैं, वो लागू नहीं कर रहे थे, हो सकता है इसकी आड़ में वो लागू भी कर दे क्योंकि व्यापार का दबाव पड़ेगा। तो मुकुंद अदिति, मैं देखिए दो तरह से इसे देखता हूँ, और मैं पहले साफ कर दूं दर्शकों को क्योंकि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है इसे मैं दो तरह से देख रहा हूँ। तो अमेरिकी दादागिरी जो एक तरह से ट्रंप अपने को एक दादा बॉस की तरह दिखाना चाह रहे हैं, चाहे उन्होंने
जो प्रवासी हैं उन्हें जंजीरों में बांध कर भेजा, बेड़ियों में बांध कर भेजा। चाहे वो ईरान को धमकी दे रहे हैं कि पुराने समझौते पे लौटो जो उन्होंने खुद तोड़ा था, वरना हम बमबारी करेंगे। चाहे वो गज़ा को खाली करने और उसे नए सिरे पे बसाने की बात कर रहे हैं, चाहे ये ट्रेड वॉर की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये पूरा वो है, और उस तरह वो नारा जैसे यहाँ चलता है कि भारत महान, ऐसी वहाँ अमेरिका महान का नारा दे रहे हैं। लेकिन इस समय दूसरी तरह से जो मैंने पंच में भी कहा आपने कि अंततः इसकी कीमत जनता को चुकानी होगी। जिस तरह से मैंने पिछले दिनों पड़ताल में प्रबीर प्रकाश जो हमारे चीफ एडिटर हैं उनसे बात की, जो बात मुझे समझ में आई, जैसे मैं बहुत मोटे उदाहरण से बात करता हूं कि मान लीजिए 27% और 37% मान लीजिए टैरिफ लग गया, तो जो चीज़ पहले अमेरिका में 100 रुपये की जाती थी वो वहाँ 137 रुपये की हो जाएगी। तो 137 रुपये कौन चुकाएगा? अमेरिका की जनता चुकाएगी। अगर वो उस चीज़ को नहीं खरीदेगी तो निर्यात घटेगा, निर्यात घटेगा तो चीज़ों की वहाँ किल्लत होगी, चीज़ों की किल्लत होगी तो जो जितनी है उसकी भी महंगाई बढ़ेगी। इधर निर्यात घटेगा तो भारत को नुकसान होगा या किसी भी देश को नुकसान होगा। विदेशी जो मुद्रा है उसकी आमद कम हो जाएगी, उसके लिए फिर डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमज़ोर होगा। तो कीमत यहाँ भी चुकानी होगी, कीमत वहाँ भी। ऐसा नहीं कि अमेरिका को इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, वो कह रहे हैं जो अर्निंग, इसका एक ही हल है, दोनों देशों को या किसी भी देश को उत्पादन अपने बढ़ाने होंगे, एक दूसरे पर निर्भरता कम करनी होगी। उत्पादन रातों रात बढ़ता नहीं है कि उत्पादन अमेरिका में रातों रात बढ़ जाएगा, तो अमेरिका की जनता को भी इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि चीज़ें या तो महंगे दामों पर मिलेंगी या अगर चीज़ों की किल्लत होगी तो वो महंगी हो जाएंगी, और भारत में अपने तौर पर। तो इसके लिए भारत को भी अपने जिन सेक्टर में अमेरिका पर निर्भरता है उस पर उत्पादन बढ़ाना होगा, वैकल्पिक बाजार खोजने होंगे। जो ये एक इस तरह से अवसर के तौर पर भी इसे लेना होगा कि हम कुछ वैकल्पिक बाजार भी, क्योंकि वो सब पे थोप रहा है इस तरह के वो, तो एक नया बाजार भी डेवलप हो। और डॉलर के मुकाबले जो एक बार बार बीच में बात चली थी नई मुद्रा की, कि एक ऐसी मुद्रा भी है जो डॉलर के मुकाबले भी हो सके, तो उसे भी एक मुझे लगता है उस तरफ भी कदम बढ़ाने होंगे कि हम डॉलर पर निर्भरता कम करें, वरना रुपये का अवमूल्यन होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका हो या भारत हो या और उसके तमाम और छोटे छोटे देशों पर तो उन्होंने बहुत टैरिफ लगाया है, तो उन सब में एक उथल पुथल, बाजार गिरना उठना, मंदी, ये सब एक मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। और आप इस पर कुछ अंत में जोड़ना चाहती हैं? मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि इसमें एक पॉजिटिव वो है, लेकिन उसमें भारत में प्रधानमंत्री मतलब भारत क्या पोजीशन लेता है, आपदा में अवसर देख के भारत क्या अमेरिका के गोद से उतरने के लिए तैयार है कि नहीं, इसमें एक बड़ी ये एक हो सकता है कि जैसे ब्रिक्स का ब्लॉक है, उनकी जीडीपी ये एक दर्शाता है कि अमेरिका की खुद की सुपर पावर की जो अर्थनीति है वो बिल्कुल अब जिसे कहते हैं हिल रही है। हाँ, तो कोई कटोरा लेके ट्रंप मतलब उस हालत में आ गए, तो भारत को अब ये तय करना है कि वो ब्रिक्स की जो है उसको ज़्यादा सशक्त बनाए, एक ऑल्टरनेट पावर, इकोनॉमिक पावर जो है वो दुनिया में ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक पूरी अमेरिका की दादागिरी चल रही थी पूरे विश्व में। तो ये एक इसमें से अच्छा निकल सकता है। आपका मेरा इसमें, क्योंकि जैसे आपने कहा हम बहुत अर्थशास्त्र के जानकार तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है परसेप्शन, ये जो अब देश में बहुत सारे राइट विंगर्स को भी पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा खिलौना उत्पाद बढ़ जाएगा या कपड़ों में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उसका उत्पादन करने के लिए मशीनरी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। अभी हम जो उत्पादन कर रहे हैं वही आयात वहाँ पे निर्यात कर रहे हैं। तो अगर वो उस ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, तो ऑटोमोबाइल में लाखों करोड़ों की संख्या में मजदूर उत्पादन में लगे हैं, अगर उस पर असर पड़ेगा तो देश के बड़े तबके पर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार को मजबूत स्टैंड लेने की जरूरत तो है ही है इस पर। तो दोस्तों ये तो है, जैसे अदिति ने भी कहा कि अमेरिका की गोद से हम उतरने को तैयार हैं या नहीं। चाहे ट्रंप मेरा दोस्त और मोदी मेरा दोस्त, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन सियासी और कूटनीतिक और वैश्विक परिदृश्य में इन सब चीज़ों से काम नहीं चलता। इसमें एक ठोस नीति की ज़रूरत है, वैकल्पिक बाजार, उत्पादन। मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में इसका असर हमें देखने को मिलेगा, देश दुनिया पर, अमेरिका में भी, भारत में भी, आसपास में भी। तो मुझे लगता है कि इस पर हम और रुक कर और आर्थिक जानकारों से इस पर बात करेंगे, बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर मुद्दा वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। इसकी जब ये वक्फ संशोधन बिल आ रहा था उधर ही टैरिफ का ऐलान हो रहा था, और इधर कपिल मिश्रा की खबर लगभग दब गई, जबकि उसे
मुझे लगता है कि अखबारों में इतनी जगह होती है, टीवी 24 घंटे चलता है, तो कपिल मिश्रा की खबर को जानबूझकर दबाया गया, ऐसा नहीं कि जगह की कमी थी। तो ये सब चीज़ें राजनीति में, भारत में राजनीति में बहुत उथल पुथल हो रही है और वैश्विक स्तर पर बहुत उथल पुथल हो रही है। इसे आने वाले समय में हम और आंकेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो वक्फ बिल का क्या असर होने जा रहा है, कपिल मिश्रा पर क्या होगा और टैरिफ से पूरे विश्व और भारत पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।